हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके द्वारा मेरे चैनल को बहुत अधिक सब्सक्राइब किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी निवेदन किया है कि सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग पढ़ें। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा बहुत साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं ये बता देना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल जज, एडीजे, विधि अधिकारी, एडीपीओ सभी विधि की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस के रूप में है। और चूंकि ये एक्ट प्रक्रिया विधि है, तो विधि के अनुसार दांडिक मामलों और सिविल मामलों में कोर्ट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर साक्ष्य अधिनियम हमने अच्छे से तैयार किया तो इसके दो फायदे होते हैं। एज ए जज हम अच्छा न्याय निर्णय कर सकते हैं, और जब हम पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ हों तब हमारे सामने दोनों पक्षों की गवाही होते समय हम उनके गवाहों के बारे में, उनकी गवाही के बारे में बहुत सार्थकता से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब साक्ष्य होती है तो दोनों वकील साहब किसी प्रश्न पर आपत्ति करते हैं, दलील देते हैं, तब हमें ये निराकृत करने में सहायता भारतीय साक्ष्य अधिनियम से मिलती है कि कौन सा प्रश्न रेलेवेंट है, नहीं है, पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना। इसी संदर्भ में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि ये जो साक्ष्य अधिनियम है, अगर जिस एडवोकेट ने इसकी तैयारी अच्छी की है तो वो प्रति परीक्षण भी बहुत अच्छा कर सकता है। प्रति परीक्षण के जितने भी आधारभूत नियम हैं वो सब साक्ष्य अधिनियम से उत्पन्न होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि परीक्षा की तैयारी करते समय हमको विधियों को पढ़ना कैसे चाहिए। जब हम कोई विधि पढ़ें तो हमारे हाथ में हमेशा एक पेन या पेंसिल होना चाहिए। और जब हम पढ़ें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम ये पढ़ें तो एक एक शब्द पर हमारी पेंसिल की नोक चलते रहना चाहिए। जब हम इस मेथड से पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगने लगेगा धीरे धीरे कि इस लाइन में कौन सा शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा शब्द है जो अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, और कौन सा शब्द है जो अर्थ को अलग अलग कर रहा है। हमको ये भी पढ़ना बहुत ध्यान देना जरूरी है कि कहाँ या लिखा है और कहाँ और लिखा है। क्योंकि जहाँ या लिखा रहता है वहाँ उन दो में से कोई एक चीज महत्वपूर्ण है, या दोनों में से कोई एक चीज से भी काम चल सकता है। लेकिन जहाँ और लिखा है वहाँ दोनों चीज बहुत जरूरी है। ये हम इस एविडेंस एक्ट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर पढ़ें तो ऐसे पढ़ें। और देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा कि कानून याद करने की चीज नहीं है, कानून समझने की और बार बार पढ़ने की चीज। आप कानून को बार बार पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में स्टोरेज होते जाएगा और वो स्टोरेज मेमोरी में चला जाएगा। मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे आप अपने नाम को देखिए, आपको रात को 12 बजे नींद में भी कोई आपका नाम पुकारेगा तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी कि मुझे कोई ने बुलाया। इसका मतलब ही हुआ कि आपका नाम आपकी स्टोरेज मेमोरी में चला गया है। क्यों? क्योंकि इतनी उम्र से लेकर, बचपन से लेकर इतनी उम्र तक आप देखिए कितनी बार हम अपने नाम का रिवीजन करते हैं। कोई कहता है तब, कहीं हम खुद बोलते हैं, कभी कोई हमको बुलाता है, तो वो हमारे ऐसा चला गया कि हमको रात को नींद में भी अगर कोई हमारे नाम से बुलाए तो हम चेतना के आधार पर हम बिल्कुल उठ बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने अधिक से अधिक बार आप ला पढ़ोगे वो धीरे धीरे आपके मन स्तर पर, आपकी स्टोरेज मेमोरी में चला जाएगा। और जब भी आप किसी से चर्चा करोगे, पेपर दोगे, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर उसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। और इसमें ये हमको महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये पेंसिल की नोक लगाकर पढ़ना। तो जब पेंसिल की नोक लगाकर हम पढ़ते हैं तो वो शब्द हमारे ध्यान में, हमारी मेमोरी में, हमारे चित्त में यथावत बने रहते हैं। तो आप कृपया ऐसा पढ़ने का प्रयास करें और कभी भी कानून की किताबों को कोशिश करना चाहिए हर संभव कि टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। और जब हम ये कानून की किताबों को इस पेंसिल की नोक से पढ़ते हैं और यदि कोई शब्द हमको वहाँ इंपॉर्टेंट लगता है या कोई हमारा सीनियर हमको बताता है कि ये इंपॉर्टेंट शब्द है,
तो हमें उसको वहीं अंडरलाइन या गोला लगा लेना चाहिए, ताकि जब हम दूसरी बार उस एक्ट को पढ़ें तो हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि ये हमने किस वजह से पढ़ा है। अब इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विधि 2 प्रकार की होती है, बल्कि हम ऐसा कह लें कि विधि 3 प्रकार की होती है। एक प्रक्रिया विधि होती है और एक मौलिक विधि होती है। जो मौलिक विधि होती है, उस मौलिक विधि में किसी व्यक्ति नागरिक को अधिकार देना या अधिकार हटाना जैसे प्रावधान होते हैं, और उन अधिकारों के विनिश्चय करने के लिए, उन अधिकारों के निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायालय जिस प्रक्रिया का काम करे, न्यायालय जिस प्रक्रिया में काम करे, उसको प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो ये जो साक्ष्य अधिनियम है, ये प्रक्रिया विधि है। इसमें न्यायालय चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, दोनों केस की प्रक्रिया को अपनाता है। दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों केसों की प्रक्रिया के लिए साक्ष्य लेने की मेथड इससे अपनाता है। हालांकि सिविल मामलों में कैसे कार्रवाई होगी, ये सिविल प्रक्रिया का विषय है। दंडिक मामलों में कैसे कार्रवाई होगी, दंड प्रक्रिया का विषय है। परंतु साक्ष्य अधिनियम दोनों मामलों में साक्ष्य किस तरीके से ली जानी चाहिए वो बताने का एक माध्यम है। ये विधि 1872 में बनी है और जब से आज तक चली आ रही, इस विधि में एक ही संशोधन अभी तक हुआ है। सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शब्द का इंद्राज और प्रतिस्थापना की गई है। अन्यथा ये विधि संपूर्ण है। इस विधि में अभी तक कोई बहुत ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि इसको कुछ सुधार के दुरुस्त किया जाए, इतनी कंप्लीट है। इसलिए इसको हम सर्वांगपूर्ण बोलते हैं कि विधि सर्वांगपूर्ण है। ये विधि का एक महत्वपूर्ण शब्द यह भी है कि इस विधि को न्यायालय अधिकृत विधि भी कहते हैं। ये जिस देश में प्रचलित होती है उस देश की एविडेंस वहां के न्यायालयों पर लागू होती है, और ये संपूर्ण न्यायालयों पर एक जैसी लागू होती है। ये दोनों पक्षकारों को बराबरी से अवसर देती है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस हो। तो परीक्षा में कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एविडेंस एक्ट दंड मामलों के लिए लागू होती कि सिविल मामलों के लिए लागू होती। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए ये दोनों को लागू होती है। ये कोई भेद नहीं करती, वादी के लिए भी उतनी है, प्रतिवादी के लिए भी उतनी है, प्रोसिक्यूशन के लिए उतनी है, डिफेंस के लिए भी उतनी है। तो ये न्यायालय अधिकृत विधि कहलाती है, प्रक्रिया विधि कहलाती है। परंतु कई बार पिछली परीक्षाओं में ये देखा गया है कि एक प्रश्न ऐसा आता है कि क्या ये विधि, इस विधि की प्रकृति कैसी है। तो ये विधि प्रक्रिया विधि है, ये बात सही है। परंतु अगर हम ये कहें कि ये विधि विशुद्ध प्रक्रिया विधि है तो ये भी गलत नहीं है। अगर ये प्रश्न आए और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहे, प्रक्रिया विधि और विशुद्ध प्रक्रिया विधि, तो सही ऑप्शन विशुद्ध प्रक्रिया विधि होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल है। ये कोई अधिकार प्रदान नहीं करती, ये सीधे प्रक्रिया की बात करती है कि साथ कैसे ली जाएगी, क्या ली जाएगी, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हालांकि इस बात का एक अपवाद है कि ये प्रक्रिया विधि की विशुद्धता नहीं रखती, अर्थात ये कहीं ना कहीं अधिकार प्रदान करती है। तो हम ये धारा 115 एविडेंस एक्ट में देखेंगे स्टॉपल का सिद्धांत, कि जब स्टॉपल में कोई व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्रदान कर देती है कि वो किसी व्यक्ति को पहले की गई बात को करने से मुकरने से मना कर दे, यहाँ एक अधिकार पैदा होता है। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि विशुद्ध प्रक्रिया विधि का अपवाद कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए स्टॉपल, विबंध विशुद्ध प्रक्रिया विधि का अपवाद। यहाँ अधिकार सजित होता है और कोई पक्षकार किसी पहले पक्षकार को जो बात उसने पहले कह दी है उससे मुकरने से रोक देगा। उसे जैसे रोक देगा शब्द आया, इसका मतलब ही उसे अधिकार मिल गया, और ये अधिकार मिलना एक मौलिक विधि का काम है। तो दोस्तों आज अपन देखते शुरू करते हैं। इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये विशुद्ध प्रक्रिया विधि है। तो इसके जो प्राथमिक अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, ये इसकी डेफिनेशन, अर्थ, इनके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखें कि ये जो है विधि है कैसी, क्या काम करती है। तो देखिए इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाता है। देखिए नाम में भी बहुत एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपा होता है।
जो नाम जब पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसका नाम डिक्लेयर करती है कि ये एक्ट इस नाम से जाना जाएगा। तो कई बार परीक्षा में ये पूछ लेते हैं साक्ष्य विधि का नाम क्या है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। कई बार वो ऑप्शन में चेंज कर देते हैं सन को, हमारा मन कई बार कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब आप पेंसिल की नोक से पढ़ेंगे तो आपके साथ एक विजन मेमोरी काम करेगी, और जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वही आपके दिमाग में टाइप होगा, पढ़ा जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आप पढ़ते कुछ हो, दिमाग में कुछ और पढ़ा था और लिखा कुछ और होता है। तो हमारी प्री की परीक्षा में कम से कम 20% विद्यार्थी इस दृष्टिभंग के कारण ही अपना सवाल गलत कर देते हैं, और जब ये सवाल गलत हो जाता है नंबर कट हो जाता है। और एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक नंबर का कंपटीशन है। इस बात का ध्यान रखते हुए इन बातों का ध्यान रखें। सेकंड पैरा ये कहता है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब देखिए इसके बाद इसमें कहीं कामा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, परंतु हमको इसका एक ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है ये प्रश्न कि यहाँ दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न ये कि साक्ष्य विधि कहाँ लागू होती है और साक्ष्य विधि कहाँ लागू नहीं होती है। परंतु अब चूंकि जम्मू कश्मीर में 370 हट गई है, जम्मू कश्मीर के विशेष संविधान और विशेष लागू होने वाले नियम हट गए हैं, तो अब यहां पर ये एक्ट भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। पहले ये लागू नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो जाएगा। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। अगर प्रश्न ये आए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां लागू होता है, उत्तर है संपूर्ण भारत पर, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। तो अब पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आता था कि निम्नलिखित में से कहां साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, तो जम्मू कश्मीर उत्तर आता था पहले, परंतु अब नहीं आएगा। अब नोटिफिकेशन हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होती है। आगे की लाइन अपन पढ़े, यह किसी न्यायालय में या के समक्ष जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नोवल डिसिप्लिनरी एक्ट या इंडियन नेवी एक्ट 1934 या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। इस शब्द को आप अंडरलाइन करिए और से भिन्न को आप गोला लगा लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये हुआ, इसके दो उत्तर बनते हैं। एक उत्तर ये बना कि सेना न्यायालय को ये लागू होती है जब सेना न्यायालय जनरल कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई न्याय निर्णय कर रहा है, कोई प्रक्रियात्मक काम कर रहा है, तो फिर ये विधि लागू हो जाएगी। परंतु जैसे ही ये प्रदर्शित हो या जैसे ये स्पष्ट किया जाए कि वो तीनों सेना न्यायालय, थल, वायु और जल, ये तीनों सेना न्यायालय के डिसिप्लिनरी न्यायालय, यानी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करते हैं, वो सेना न्यायालय अगर काम कर रहे हैं तो फिर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, वो कई दिनों से अनुपस्थित है, नहीं आ रहा काम पर, बिना बताए गायब है, तो उसके विरुद्ध एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसने ये मिसकंडक्ट किया है, औचार किया है, तो उसके विरुद्ध गृह जांच स्थापित की जाएगी और उस गृह जांच में ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या इसने बिना बताए ड्यूटी पर नहीं आने का कोई औचार किया है, और उसे संपूर्ण सुनवाई का अवसर नैसर्गिक न्याय के प्रतिपालन में देते हुए उस पर सुनवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया अनुशासनात्मक कार्रवाई कहलाती है, इसलिए इस पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो ये याद रखिए कि जब ये डिसिप्लिनरी एक्ट के अनुसार सेना न्यायालय कार्रवाई करते हैं तो फिर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन अगर सामान्य सेना न्यायालय है तो एविडेंस एक्ट लागू हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कि सेना न्यायालय पर एविडेंस एक्ट लागू होता है कि नहीं, ये इस बात के ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में लिखा है या नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न कठिन हो जाता है। तो आमतौर पर हम जब गाइड पढ़ते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि सेना न्यायालय पे आता है, जिनने पढ़ लिया वो ये समझते सेना न्यायालय पे नहीं आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर इसमें लिखा है कि समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। तीसरी बात, पहला अपन ने पढ़े थे, देखिए संपूर्ण भारत पर, दूसरा डिसिप्लिनरी एक्ट के तीनों न्यायालयों पर, तीसरा बताया है कि समस्त न्यायिक कार्य पर जितनी न्यायिक कार्रवाई होती है उन न्यायिक कार्रवाइयों पर एविडेंस एक्ट लगता है। अब प्रश्न यह हुआ कि न्यायिक कार्रवाई क्या है,
और ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो न्यायिक नहीं है? तो अपन न्यायिक कार्रवाई की परिभाषा पढ़ते हैं कि वे कार्रवाई जो शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य ली जाने की हो या लिया जा सके, वो साक्ष्य न्यायिक कार्रवाई। तो जहां किसी अधिकारी को, किसी प्राधिकारी को, न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को शपथ पर बयान कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है और तब कोई कार्रवाई हो रही तो वो न्यायिक कार्रवाई है, और जहां शपथ के बिना कार्रवाई हो रही वो न्यायिक कार्रवाई नहीं है। जैसे आप देखें, बिना शपथ के कार्रवाई साक्ष्य कहां कहां ली जाती है? तो आप देखिए, गृह जांच में, डोमेस्टिक इंक्वायरी में, आयकर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही, वहां कोई ट्रिब्यूनल के समक्ष जो कार्रवाई की जाती है उनमें साक्ष्य देने का, उस अधिकारी को साक्ष्य शपथ पर लेने का प्राधिकार नहीं है, तो फिर ये लागू नहीं होता। परंतु जहां शपथ पर साक्ष्य लेने की कार्रवाई की जाए तो फिर बिल्कुल ये लागू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि गैर न्यायिक कार्रवाइयों पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, न्यायिक कार्रवाइयों पर एविडेंस एक्ट लागू होता है। इसके बाद अगली लाइन दी है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को लागू होती। यानी अगला चौथा ऑप्शन आया कि ये किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र पेश किए जाते हैं, उस पर लागू नहीं होता है। जब हम कोई आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र पेश करें, जब हम किसी कार्रवाई के दौरान शपथ पत्र पेश करें, तो फिर ये लागू नहीं होती। परंतु यहां भी इसका ध्यान रखने की बात महत्वपूर्ण है कि जब किसी विधि के अनुसार किसी जगह शपथ पत्र पेश करना रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, या न्यायालय ही अपेक्षा करे कि शपथ पत्र पेश किया जाए, तो फिर वहां एविडेंस एक्ट लागू हो जाता है। आप देखिए कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 2 में यह प्रावधान है कि किसी शपथ पत्र की सत्यता की जांच करने के लिए उसको साक्षी के तौर पर बुलाया जा सकेगा, और जब ऐसा न्यायालय ने उसे शपथ पत्र की साक्ष्य की परीक्षा के लिए, उसकी सत्यता के लिए बुला लिया, तो एविडेंस एक्ट लागू हो गया। और जैसे ही एविडेंस एक्ट लागू हो गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार जब हम आदेश 12 नियम 3 नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट, या आदेश 12 नियम 5 नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट या कोई फैक्ट, इसके बारे में जब हम कार्रवाई करते हैं और न्यायालय अपेक्षा करें कि शपथ पत्र पेश कीजिए, तो वहां एविडेंस एक्ट लागू हो गया। उस अकेली साक्ष्य के प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर एविडेंस एक्ट लागू हो जाएगा और न्यायालय उसके अकेले आधार पर कार्रवाई करके डिग्री भी पारित कर सकता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ऑप्शन में कैसा आता है। कई बार यही आता है, शपथ पत्र पर लागू होता है, और जब ऑप्शन देखें शपथ पत्र पर लागू नहीं होता। तो ये दोनों तरफ जब इसका क्वेश्चन का आंसर है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि प्रश्न दिया क्या गया है और प्रश्न के शेष ऑप्शन क्या दिए गए। परीक्षा में एक बात महत्वपूर्ण यह भी है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि शपथ पत्र हाँ भी उत्तर है और ना भी उत्तर। मेरा कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये चारों ऑप्शन ही परीक्षा में आपकी दुनिया है। आप इन चारों ऑप्शन के आधार पर ही तय करेंगे कि आपका सही उत्तर और सर्वश्रेष्ठ उत्तर क्या होगा। भले ही बाहर उसका उत्तर आपको कुछ और याद आए, परंतु अगर उस ऑप्शन में नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा उस ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, वही उसका उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये शपथ पत्रों को भी लागू नहीं होती, परंतु जो शपथ पत्र न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाए तो उन पर यह लागू होती है। अब आगे लिखा है कि यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन प्रवृत्त होती है। तो ये वास्तव में यह एक्ट 1872 के 1 सितंबर को यह लागू होती है। दोस्तों, ये साक्ष्य अधिनियम का प्रारंभिक स्वरूप है। अब अगला स्वरूप जो आता है डेफिनेशन क्लास, निर्वचन खंड, तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। और अब साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आपकी है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिए, आप तक उत्तर पहुंचाने का पूरी प्रयास होगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साक्ष्य अधिनियम के लगातार वीडियोस इस चैनल पर हमारे अपडेट होते रहेंगे। जुड़े रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।